इंडिया गठबंधन झारखंड की सियासत में पिछले दिनों जब विधानसभा चुनाव में उतरी थी तो उसके कुछ प्रमुख घोषणाएं थी। उसमें था 1932 का खतियान, सरना धर्म कोड, युवाओं को रोजगार। सरकार ने विभिन्न मोर्चों पर कुछ काम किए, लेकिन जो रोजगार का मोर्चा है, अक्सर उसको लेकर सरकार की शिकायतें होती रहती है। विपक्षी दल खासकर भाजपा की ओर से यह दावा किया जाता है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के मामले में असफल है, विफल है, और उसका कारण है झारखंड में निवेशकों की अरुचि, उस औद्योगिक वातावरण का नहीं होना और मल्टीनेशनल कंपनियों की कमी। इस वक्त की बात करें तो सीएम हेमंत स्वीडन की यात्रा पर हैं और दावा किया जा रहा है कि इसके साथ ही एक निवेशक जो है झारखंड में आएंगे, और जब झारखंड में निवेशक आएंगे, कंपनियां लगेगी, निवेश बढ़ेगा तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या सच में यही होने जा रहा है? दरअसल भाजपा कह रही है, या भाजपा के नेताओं का मानना है कि स्वीडन की जो यात्रा है सीएम हेमंत की, वो एक फैमिली टूर है, क्योंकि स्वीडन के बहाने रास्ते झारखंड में निवेश की कोई बड़ी संभावना नहीं है। वे यहां तक कह रहे हैं कि इसी स्वीडन में बोफोर्स कंपनी है, और उस बोफोर्स कंपनी का जो इतिहास है, वह जेएमएम का जो सहयोगी संगठन है, सहयोगी साथी है, पॉलिटिकल साथी है, कांग्रेस से उसका रिश्ता है। खैर, यह पॉलिटिकल अप्रोच है विभिन्न पार्टियों का। लेकिन इस वक्त हमारे साथ है धीरज कुमार जी। धीरज कुमार जी संत जेवियर कॉलेज में इकोनॉमिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर है। तो धीरज कुमार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीएम हेमंत की यात्रा है, जिस तरह से हेमंत एक बड़ी टीम के साथ स्वीडन की यात्रा पर निकले हैं और दूसरे दूसरे देशों की यात्रा पर निकले हैं, उस हालत में झारखंड में निवेश की कितनी संभावनाएं बनती है और किस किस क्षेत्र में निवेश की सबसे अधिक संभावना दिखती है। तो धीरज जी, जोहार। नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम धीरज मणि पाठक है। धीरज मणि। इस बार हमारी सरकार बहुत ही तैयारी के साथ स्वीडन और स्पेन दोनों देशों की यात्रा कर रही है, और हम लोग पूरा उम्मीद लगा के रखे हैं कि सरकार अपने जो मिशन है उसमें काफ़ी सफल होगी। अगर देखा जाए तो आपने ठीक ही कहा कि हमारा राज्य झारखंड जो साल 2000 में बिहार से अलग हुआ, और अलग होने के बाद इस राज्य में, या अलग होने के समय ही इस राज्य को जो है आर्थिक रूप से विकसित बनाने का जो संकल्प था वो हमारी सरकारों ने लिया था। हालांकि लगभग 25 साल हो गए, और 25 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ बड़ा किया हो ऐसा शायद बोलना मुश्किल काम है। अभी भी हमारी जो गरीबी है उसमें हम राज्यों में जो है दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे बिहार है जहां बहुत गरीबी है। बेरोजगारी तो पूरे देश का ही एक समस्या है, लेकिन झारखंड में भी जो है बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। हम लोगों ने देखा कि हमारे जो मजदूर हैं, कभी साउथ में जो है उनको लाने की आवश्यकता पड़ती है, कभी विदेशों से लाने की आवश्यकता पड़ती है, और माइग्रेंट वर्कर्स का भी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा रहा है हमारे राज्य में। इन सभी चीज़ों को इस तरह की जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो गरीबी है, बेरोजगारी है, इन सभी चीज़ों को सुधारा जा सकता है राज्य का आर्थिक विकास करके। और आर्थिक विकास में सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है पूंजी। किसी तरह से अगर कहें तो हमारे राज्य में पहले से बड़े बड़े औद्योगिक घराने रहे हैं, और उनका लाभ राज्य को मिलता रहा है। चाहे हम टाटा स्टील की बात करें, चाहे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की बात करें, या सीसीएल है हमारे यहाँ, इसी तरह से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। इस तरह की बहुत सारी जो है माइनिंग के क्षेत्र में बहुत सारे इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पे है, पहले से बेस है इंडस्ट्री का, और हमारे राज्य का बहुत सारा एडवांटेज है। यहाँ पे पोटेंशियल बहुत अधिक है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है कि यहाँ पे मिनरल का बेस है, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन में बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि
हमारा जो राज्य है उसका जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक है। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा दोनों तरफ से जो है समुद्री रास्ता हमारा बहुत नज़दीक है। अभी साहिबगंज से भी जो है कनेक्ट हुआ है, गंगा नदी पे जो बंदरगाह बनाने की बात है। तो इस तरह से ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है सी के थ्रू या रिवर्स के थ्रू। साथ ही में हमारा जो रोड कनेक्टिविटी है वो भी बहुत बढ़िया है। रेलवे का बहुत अच्छा नेटवर्क है पूरे झारखंड में, और साथ ही साथ जो है एयर कनेक्टिविटी भी ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरा औद्योगिक माहौल है, और इस औद्योगिक माहौल में अगर निवेश कम आया है, जो खास करके हमारा जो डोमेस्टिक निवेश है, तो निश्चित रूप से ये एक चिंता का विषय रहा है। हालांकि सभी सरकारें इसके लिए प्रयास करती है, और सरकारों का एक ही काम होता है कि राज्य का विकास तीव्र गति से किया जाए। अभी जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो कई राज्यों से बेहतर हुआ है। हम लोग 1 लाख के ऊपर चले गए हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, इन सब राज्यों से तो हमारे यहाँ निवेश भी ज़्यादा आता है। अभी 2023-24 में करीब $11 मिलियन का जो है विदेशी निवेश झारखंड को प्राप्त हुआ था। और इस तरह से देखें तो 2019 से 2024 का जो कालखंड है उसमें जो कुमुलेटिव FDI झारखंड को मिला है वो करीब $2 बिलियन तक का है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और उसके हिसाब से देखा जाए तो झारखंड वैसे तो भारत का एक छोटा राज्य है, लेकिन इस मामले में इन 5 सालों की अवधि में जो FDI इनफ्लो हुआ है उसमें झारखंड को जो है 5वां रैंक मिला है। तो ये बड़ी ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए। सरकार के पिछले कार्यकाल की बात कर रहे हैं, 2019 से 2024। जी हाँ, हेमंत सरकार की हमारे हेमंत जी की सरकार लगातार चल रही है, और कहते हैं कि निवेश के लिए जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी भी बहुत जरूरी है। और झारखंड जब से बना तो बीच में बहुत सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फेज आया है। अभी इधर पिछले टर्म की सरकार ने पूरा टर्म किया, और इस बार भी जो है अच्छा मेजोरिटी के साथ आई है, तो उम्मीद है कि पूरा टर्म करेगी, तो इससे पॉलिसीज बनाने में सुविधा होगी। अगर प्रयास के बारे में बात करें तो झारखंड में कई सारे प्रयास हुए हैं। मोमेंटम झारखंड हुआ था, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, हालांकि बाद में उसमें बहुत सारा कुछ मिला नहीं मिला ये सब हुआ। और इधर में देखा जाए तो हमारी सरकार ने बहुत सारा जो पॉलिसीज है उससे रिलेटेड बहुत सुधार किया है। खास करके अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग पॉलिसी बनाई गई है। एक जनरल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो तो है ही, टेक्सटाइल सेक्टर की पॉलिसी बनाई गई है, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की पॉलिसी बनाई गई है। तो इन सभी पॉलिसीज का बेहतर असर होता है। हमारे यहाँ जो है बोर्ड्स भी बनाए गए हैं। हमारे यहाँ झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जियाडा पहले से है, और झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड भी बनाया गया है, जिसका एक्सक्लूसिव यही काम ही है कि इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए। अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत जो है स्कोप है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है, खास करके जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर बहुत डेवलप्ड है हम लोगों के यहाँ, तो उसमें काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारे जो क्लासिकल सेक्टर्स हैं, यानी कि जिसमें हमारा शुरू से एडवांटेज रहा है, माइनिंग एंड मिनरल्स, उसमें बहुत जो है संभावनाएं हैं। स्टील की पहले से इंडस्ट्री लगी हुई है, और भी उसमें संभावनाएं हैं। इसके अलावा अगर नए वाले सेक्टर्स को देखें तो झारखंड का जो है लोकेशन ऐसा है कि यहाँ पे सोलार एनर्जी का बहुत जो है डेवलपमेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो EVs है उसके लिए जो है काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा जितने भी तरह के रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, चाहे वो हाइडल पावर की बात करें या फिर जो है हम लोग बात करें किसी भी तरह के विंड एनर्जी की, इन सभी चीज़ों में जो है झारखंड में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। झारखंड में कई सारी चुनौतियां भी रही है। झारखंड को बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। उसमें एक जो बहुत बड़ी चुनौती जिसका सामना झारखंड लगातार कर रहा था वो था नक्सल की समस्या, जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हम लोग बोलते हैं। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अभी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें ये अनाउंसमेंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि 2026 तक पूरे भारत को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से मुक्त करा लिया जाएगा। और लोकली हम लोग भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी कम हो गया है राज्य में। तो इससे राज्य में
कई बार ऐसा होता था कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो उनका जो जमीन का मामला होता था या कहीं पे फैक्ट्री लगाते थे, लेवी वगैरह की बात होती थी, लॉ एंड ऑर्डर का जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती थी, उन सब में काफी सुधार हुआ है। बिजनेस के लायक माहौल झारखंड में बन चुका है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस के लायक माहौल काफी सुधरा है, और एक इंडिकेटर जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे झारखंड का जो रैंक है वो हमेशा अच्छा रहा है। हम लोग 2014-15 के आसपास तो हम लोग लगभग 3rd रैंक पे पहुंच गए थे। उसके बाद फिर 5, 6, 7 ये सब हमारी रैंकिंग, यानी टॉप 10 में हम लोग लगातार बने हुए रहते हैं। हमारे यहाँ लेबर लॉज में बहुत सुधार हुआ है। कहते हैं इंडस्ट्री को लगाने के लिए लेबर लॉज बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, तो लेबर लॉज में बहुत सुधार हुआ है, और इसके कारण काफ़ी जो बिजनेस का जो एक एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हुआ है। धीरज जी, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। अब हम समझने की कोशिश यह कर सकते हैं कि चूंकि ये झारखंड के संदर्भ में आपने जो चुनौतियां हैं और जो अवसर हैं वो दोनों का आपने लगभग रेखांकित कर दिया। अब हम इन चीजों को सीएम हेमंत के स्वीडन दौरे से जोड़कर देखते हैं। झारखंड की जो संभावनाएं हैं जिस फील्ड में, और स्वीडन का जो स्पेशलाइजेशन है, उस हिसाब से क्या लगता है कि किस किस फील्ड में निवेशक यहाँ निवेश कर सकते हैं? देखिए, जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी एक अपना सर्वे करते हैं कि सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो ये देखते हैं कि जहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वहाँ उनका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहेगा कि नहीं, सुरक्षित रहेगा कि नहीं। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर ये सब बेहतर करने की दो चीजों पर तो हम लोग देख सकते हैं, एक तो लॉ एंड ऑर्डर, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो तकरीबन लगभग बहुत सुधर चुका है, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जहां तक बात है तो अब सफाई की ओर है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी झारखंड में है, तो ये तो क्राइटेरिया को लगभग पूरा किया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। इस क्राइटेरिया में हम लोग अब बेहतर हो गए हैं, और बेहतर हो गए हैं इसी का प्रमाण है कि लगातार हमारे यहाँ FDI आ रहा है और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ा है झारखंड में। झारखंड में प्राकृतिक संपदाएं बहुत है, और जैसा कि मैंने बताया कि मिनरल्स, माइन, सभी सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इन्वेस्टर्स यहाँ पे अट्रैक्टेड तो हैं ही। वो चाहते हैं कि यहाँ आएं और इन्वेस्टमेंट करें। क्लाइमेट बहुत अच्छा है यहाँ का, इसलिए भी जो है इन्वेस्टर्स यहाँ आएंगे। स्वीडन और स्पेन दोनों जो है टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है। वहाँ पे हमारा जो है इंडियन डायस्पोरा भी है, जहाँ पे जो NRIs हैं जिनको कि हम लोग जो है कन्विंस कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आए झारखंड में और अपना इंडस्ट्री लगाएं, उनको सारी सुविधाएं दी जाएगी। तो कोई भी जो वैसा देश जहाँ पे पूंजी है, स्वीडन और स्पेन जैसा देश जहाँ पे पूंजी है, जिनके पास बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो आ सकते हैं और पैसा लगा सकते हैं, अगर उनसे बात करेंगे, उनको अपनी योजनाएं बताएंगे और अगर उनको हम कन्विंस कर पाएंगे तो वो जरूर आएंगे, इसका पूरा उम्मीद है। कुछ लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं कि यूरोप मंदी के शिकार में जा रहा है, और स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों का उदाहरण भी दे रहे हैं। तो क्या इस मंदी के दौर में झारखंड के लिए एक पॉसिबिलिटी भी खुल सकता है? क्योंकि उनको चाहिए स्किल्ड लेबर, उनको चाहिए सस्ता लेबर। ठीक, वो ऑटोनोमस की ओर ज्यादा है, ज्यादा चीजों को मशीन से करते हैं, बावजूद इसका उनका खर्च तो ज्यादा पड़ रहा है ना। और झारखंड में यदि यहाँ एक तो देखें कि पानी की उपलब्धता है, जमीन की उपलब्धता है, सस्ते लेबर है, तो ये तो उनके लिए एक अवसर हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मंदी एक बहुत ही जो है स्पेसिफिक इकोनॉमिक टर्म है, और मंदी हम लोग बोलते हैं एक वैसी स्थिति को जिसमें लगातार 3 क्वार्टर तक अगर कोई अर्थव्यवस्था नेगेटिव ग्रोथ दर्ज करवाती है तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे मंदी की संभावना है या मंदी आ गई है, ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं। अभी देखा जाए तो जो ग्लोबल जो सिनारियो है, उस ग्लोबल सिनारियो में बहुत सारे जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो चल रहे हैं। टैरिफ वार चल रहा है, यूक्रेन वार चल रहा है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं।
बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, खास करके जो यूरोपियन कंट्रीज, जिनका अपने यूरोपियन कंट्रीज, स्वीडन और इन सब का जो हम लोग बात कर रहे हैं, इन सभी कंट्रीज में काफी सालों से उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन है के रेट पे है, या ऐसा बोल सकते हैं कि स्लो डाउन नहीं तो स्लो रेट से वो ग्रो करता है। और इसका खास वजह है कि वो डेवलप्ड इकोनॉमीज है और वहाँ पे जो ग्रोथ के जो एरियाज हैं वो थोड़े लिमिटेड हो गए हैं, कंजम्पशन भी अब उतना नहीं है। जी हाँ, कंजम्पशन भी कम हो गया है। तो उन लोगों के लिए तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में लाएं और अपने इन्वेस्टमेंट को और ग्रो करवाएं, उससे जो है लाभ कमाएं, बड़ा करें। और इसमें दोनों को ही म्यूचुअल बेनिफिट होने वाला है, जहां उन्हें प्रॉफिट होगा, उनका पैसा बढ़ेगा, वहीं हमारे कंट्री में जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा और हमारा इनकम भी बढ़ेगा। कुछ लोग इस बात की आशंका पर, क्या कि पिछले अनुभव बहुत बेहतर नहीं रहा है। यदि रघुवर दास जी के जमाना में देखा जाए तो एक बड़ा इन्वेस्टर समिट हुआ, लेकिन बाद में कहा गया कि हाथी उड़ते उड़ते रह गया। बाद में रघुवर दास जी ने विदेशों का दौरा भी किया। उस दौरे में जब उनके बेटे उनके साथ गए तो यह भी विवाद का विषय बना। इस बार भी जब सीएम हेमंत अपनी पत्नी साथ जा रहे हैं तो भी भाजपा इस बार निशाना साध रही है। खैर ये तो हुआ, पर सवाल है कि हर बार जब भी इन्वेस्टर समिट मीटिंग होती है, हमारे जो राजनेता है या हमारे जो अधिकारी बाहर जाते हैं तो लोगों की आशाएं बहुत बढ़ जाती है, लगता है कि बस बस अब चमत्कार होने वाला है। पर आखिरकार जब उस पैमाने पर चीजें नहीं होती है तो एक निराशा हाथ लगती है। क्या लगता है कि इस बार कुछ माहौल ज्यादा माकूल है? देवेंद्र जी, मेरा एकदम किसी भी तरह का ये बात करना नहीं बनता है कि विपक्ष में नेता लोग क्या बोलते हैं, तो उनका अपना है। लेकिन मैं एक चीज में विश्वास रखता हूं कि चाहे सरकार किसी भी दल का रहे, कोई सरकार नहीं चाहती है कि अगले बार वो चुनाव में हार जाए। सही बात। तो सभी सरकारें चाहती है कि वो एकदम पूरे मन से प्रयास करें। लेकिन मैं साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पे कोई पैसा लगाता है किसी दूसरे जगह पे जाकर, तो वो बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखता है। तो कोई भी विदेशी निवेशक झारखंड में अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो पहले देखेगा कि क्या झारखंड ही उसके लिए अल्टीमेट डेस्टिनेशन है या और भी डेस्टिनेशंस हैं। जी, विकल्प हैं। तो अगर उसे लगेगा कि नहीं, भारत में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे और झारखंड में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, यही बेस्ट रहेगा, तभी जाकर वो यहाँ आएगा। और इसके लिए हम लोग केवल प्रयास ही कर सकते हैं। तो अगर हमारी सरकारें इन्वेस्टमेंट समिट ना करें या विदेशों का दौरा करके लोगों को जो है कन्विंस ना करे, तो हम लोग इससे ज्यादा दुखी होंगे कि हमारी सरकारें प्रयास नहीं कर रही, प्रयास भी नहीं कर रही है। जी जी जी। तो प्रयास हमारी सरकारें जरूर करें, और हर सरकारें करती रहती है। हालांकि ये सच आपने कहा कि कई बार जितना उम्मीद लगाया जाता है उस उम्मीद पे हमारा जो है जो अचीवमेंट है वो नहीं होता है। तो कहते हैं कि अचीवमेंट एक ही बार में हो जाएगा, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। अभी हम लोग डेवलपिंग स्टेट में हैं, हमारी पूरी कंट्री ही डेवलपिंग कंट्री है और हमारा स्टेट तो कुछ ज़्यादा ही डेवलपिंग स्टेट है। तो वैसी स्थिति में इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है उसको हम लोग अगर जीतें, धीरे धीरे करके ही, छोटे छोटे अमाउंट में ही करके, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट लगातार आता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग देश में अग्रणी राज्य बनेंगे जहाँ पे FDI इनफ्लो बहुत ज्यादा होगा। एक अंतिम क्वेश्चन आपसे होगा, चूंकि आपने झारखंड में जो इन्वेस्टर के लिए जो माकूल माहौल है उसकी चर्चा की। आपने बताया कि भाई जो आवागमन के साधन है, चाहे एयर हो, चाहे सड़क हो, चाहे बंदरगाह हो, ये सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं। लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति कमोबेश ठीक है। कई कुछ घटनाएं बीच बीच में होती रहती है, वह किसी भी राज्य में होती है। लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है उस पर नकेल कस लिया गया है या वो अंतिम कगार पे है। एक चीज जो झारखंड में आती है समस्या, वो आती है जमीन की। जब भी इन्वेस्टर को चाहिए जमीन, और जब भी जमीन की बात होती है तो आज झारखंड का एक बड़ा समुदाय तबका जो है वो जमीन देने से इनकार करता है। और खासकर जो CNT SPT की जो धाराएं हैं उसके चलते कई तरह की कानूनी पेचीदगियां आती है। तो क्या लगता है कि इन पेचीदगियों के बावजूद भी सरकार के पास यदि इच्छा शक्ति हो तो वह इसका रास्ता निकाल सकती है, और जिनकी जमीन जा रही है
किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसे एक बेहतर पैकेज दे सकती है। अब तक करती क्या है कि सरकारें उसे मुआवजा देती है, और अब जो बात उठ रही है कि भाई मुआवजा से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि जमीन उनका एक ऐसी संपदा है जिसको पीढ़ियों तक भी उस परिवार को सिंचित करता है। एक बार लाख 2 लाख 4 लाख यदि मुआवजा दे देते हैं तो उसकी जो सिंचित संपदा है पीढ़ियों की, वो खत्म हो जाती है। तो क्या इन्वेस्टर और जिनके पास जमीन है, इनके बीच बेहतर सामंजस्य के लिए कोई बेहतर पॉलिसी का भी निर्माण हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, और हमारे बहुत सारे राज्यों में, हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में जो है इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। उसमें झारखंड में भी इनिशिएटिव लिया गया था, एक लैंड बैंक बनाने का जो है स्कीम चलता है। और लैंड बैंक बना करके गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बनाती है और वहाँ पे इंडस्ट्री को फिर जमीन अलॉट किया जाता है। तो इस तरह से लैंड बैंक का जो स्कीम है वो चल रहा है। आपने ये ठीक कहा कि हमारे यहाँ ये देखा गया है कि जब भी जमीन अधिग्रहण करने की जो बात आती है तो बहुत सारी जो है उसमें समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन आप ही ने इसका सॉल्यूशन भी बताया। आपने बताया कि क्या उनको जो है कॉन्फिडेंस में लिया जाए अच्छे से, उनको मुआवजा जो दिया जाता है उसके साथ साथ उनको जो है नौकरी वगैरह दिया जाए, जिससे कि उनकी आगे वाली पीढ़ियां भी उसमें जो है सेटल हो सके। हालांकि झारखंड में ये इतना मुसीबत वाला बात है, ये मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि यहाँ पे पहले से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, और उन सभी इंडस्ट्रीज या जो डैम्स बने हैं उन सभी डैम्स को बनाने में जो भी जो पॉलिसीज अपनाई गई थी वो पॉलिसीज जारी है, चल रही है। जितना रोड बनता है उसके लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है, या कोई स्टेशन बनता है, थर्मल पावर प्लांट बनता है, इन सभी के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है। तो जमीन का अधिग्रहण हमको लगता है कि जितना शायद उस पे बात ज्यादा होता है, वो मुद्दा उतना है नहीं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कुछ राजनीति की वजह से या कुछ और वजह से कि लोग इसको एक बड़ा मुद्दा बना देते हैं। इसमें मैं एक और छोटा सा बात ऐड करना चाहूंगा कि जमीन का अधिग्रहण कई मेथड से होता है। एक तो परचेज कर लिया जाता है, एक लीज वाला मेथड है। तो अगर जो भी मेथड सही लगे, अगर लीज वाले मेथड के थ्रू करते हैं तो जिस रैयत की जमीन है उसकी जमीन हमेशा रह जाएगी लीज समाप्त होने के बाद। दूसरा क्या है कि जो भी हमारे राज्य के निवासी हैं, इन सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि क्या उनकी जो जमीन है उस जमीन का कुछ इस्तेमाल वो कर पा रहे हैं कि नहीं। हम लोग बोलते हैं कि हम जमीन एग्रीकल्चर करते हैं, तो क्या हम उस जमीन पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं जिस जमीन के अधिग्रहण की बात हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो बंजर जमीन है या जिसमें बहुत कम एग्रीकल्चर का काम होता है, वही सारी जमीनें सरकार अधिग्रहित करती है इंडस्ट्री के लिए। तो ये भी एक देखने का चीज है। और अगर हम लोग सभी लोग जो है चाहते हैं कि राज्य का विकास हो, तो सभी लोगों को इस पे एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए। एक चीज आपसे समझने की लास्ट कोशिश करेंगे हम। पिछली सरकार में लैंड बैंक बना था, इस सरकार ने अभी तक लैंड बैंक को रद्द नहीं किया, जबकि इसकी मांग होती रही थी, एक बड़े तबके के द्वारा होती। तो क्या नहीं लगता है कि जो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो राजनीति की भाषा अपने जगह ठीक है, राजनीतिक बयानबाजियां अपने जगह ठीक है, पॉलिटिकल जो अप्रोच है वो अपने जगह ठीक है, लेकिन हर सरकार चाहती है कि निवेशकों के लिए एक अनुकूल माहौल बने, यहाँ निवेशक आए, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। और शायद इसीलिए हमारी सरकार ने अब तक लैंड बैंक का जो था, वो जो पिछली सरकार का फैसला था, उसको रद्द नहीं किया, ताकि जो हमारे निवेशक आए उनके लिए एक अनुकूल माहौल मिले, उन्हें जमीन उपलब्ध करवाया जा सके। शायद यही वजह रहा होगा। मेरा ये मानना है कि दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है जिसको ग्लोबली जो है एक्नॉलेज किया जाता है। एक तो है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और दूसरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें रहती है तो जिन शर्तों पे बात होती है वो शर्तें जो है हमेशा एक समान बने रहते हैं और किसी भी तरह का विवाद नहीं होता है। तो अगर जमीन अधिग्रहण करने के वक्त ये बताया गया रैयतों को कि उन्हें ये मिलेगा मुआवजा, उन्हें ये नौकरी दिया जाएगा, या जो भी उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया, अगर वो समय पे पूरा नहीं होता है तो उनके मन में जो है किसी भी तरह की जो शंका है वो जन्म लेगी और उससे जो है मामला बिगड़ता है। तो
ये जो लैंड बैंक बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें ज़मीनें पुल की जाती है, ली जाती है। अब उसमें अगर कहीं से भी ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का इशू अगर उठेगा तो ये विवाद भी चलेगा कि ये सही स्कीम नहीं था। ज़्यादातर समय हम देखते हैं कि जो स्कीम्स बनती है उस स्कीम में कोई खराबी नहीं होती है, सारी खराबी उसके इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे होती है। और इम्प्लीमेंटेशन में जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम्स के लोग हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सभी लोगों में भी एक जो है चेक एंड बैलेंस का फार्मूला कुछ डेवलप किया जाना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे जो देश के बहुत सारे जो और अच्छे राज्य हैं जहाँ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो ग्रोथ में आगे हैं, चाहे हम गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हमारे साउथ के कुछ स्टेट हैं उनकी बात करें, तो इन सभी स्टेट का वेबसाइट अगर आप विजिट करें, गवर्नमेंट का वेबसाइट और उनके डिपार्टमेंट वाइज वेबसाइट पे जाएं, तो आप पाएंगे कि वो बहुत सारा जो है ना स्टडीज़ करवाते हैं और बहुत सारा जो है एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। उनका जो मंत्रालय का रिपोर्ट है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, ज़्यादातर आपको मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, जो राज्यों में भी लागू होती है, उसमें भी झारखंड का क्या डेटा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स पे उनके वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। लेकिन झारखंड सरकार में इधर कुछ सालों से ऐसा आप सर्फ करेंगे जो है उनके वेबसाइट को, तो पाएंगे कि जो लेटेस्ट जो उनकी पॉलिसीज़ है या जो उनके रिजल्ट्स हैं, उनका इवैल्यूएशन कुछ नहीं होता है या रिपोर्ट्स नहीं वो पब्लिश करते हैं। तो अगर वो रिपोर्ट्स पब्लिश करें तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और लोगों में विश्वास भी जगेगा और गवर्नमेंट को सब लोग मदद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ धीरज मनी पाठक जी। तो धीरज मनी जी ने झारखंड के संदर्भ में जो निवेश की संभावनाएं हैं और निवेश की चुनौतियां हैं उसे बेहद ही चंद शब्दों में आपके सामने रखा। और इसके साथ ही सीएम हेमंत जिस तरह स्वीडन की यात्रा पर गए हैं तो उसका झारखंड में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, उससे आपको रूबरू करवाएं। देखते हैं कि जब सीएम हेमंत इस विदेशी दौरा से लौटते हैं तो झारखंड की झोली में कितना आता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।